डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर हंगामा। चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष में जोरदार हंगामा। केंद्रीय मंत्री रिजिजू ने विपक्ष पर बोला हमला। कहा सदस्य बिना तथ्य परख के आरोप लगाते हैं। दुनिया भर में गैस, पेट्रोल और डीजल की कमी के बाद केंद्र सरकार की बड़ी पहल। केंद्र ने लागू किया एस्मा। जमाखोरी और कालाबाजारी करने वालों पर कड़ी नजर। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक। 31 से ज्यादा प्रस्तावों पर चर्चा और मंजूरी दी गई। बैठक जमीन की रजिस्ट्री के लिए खतौनी की जांच अनिवार्य। यूपी के 12,200 गांवों को बस की सौगात को मंजूरी। जंग के 11वें दिन भी घमासान जारी। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा ईरानी मिसाइल लॉन्चरों को ढूंढेंगे और मारेंगे। अमेरिका ने जारी किया ईरान के मिसाइल लॉन्चर पर एयर स्ट्राइक का वीडियो। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अविश्वास प्रस्ताव पर। जहां संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष में जोरदार हंगामा हुआ। इस बीच केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष पर पलटवार करते हुए कहा कि कुछ सदस्य खुद के बहुत ज्ञानी मानते हैं। इनके साथ ही उन्होंने आरोप लगाया है कि सदस्य बिना तथ्य परख के आरोप लगाते हैं। रिजिजू ने आगे कहा सदन में विपक्ष के नेता ने कहा कि उन्हें सदन में बोलने के लिए किसी की अनुमति की जरूरत नहीं है, लेकिन वास्तविकता ये है कि चाहे प्रधानमंत्री हो, विपक्ष के नेता हो या कोई अन्य सांसद, सदन में बोलने के लिए किसी को भी स्पीकर की अनुमति लेना जरूरी है। बात यह है कि संकट बढ़ रहे हैं और बढ़ेंगे, क्योंकि जिस तरह से हमारी सरकार ने ये जो ट्रेड डील है इनकी, इसमें जिस तरह से झुके हैं अमेरिका के सामने, उससे हमारे संकट बढ़ेंगे। और उसके ऊपर से जंग भी है, तो ये तो बढ़ेगा ही। मिडिल ईस्ट में शुरू हुए तनाव का आज 11वां दिन है। 28 फरवरी से ही अमेरिका और इजराइल लगातार ईरान के सैन्य ठिकानों, मिसाइल लॉन्च साइटों और संचार नेटवर्क पर एयर स्ट्राइक कर रहे हैं। इस बीच अमेरिका ने ईरान पर किए हमले का वीडियो जारी किया है। दरअसल यह वीडियो यूनाइटेड स्टेट्स सेंट्रल कमांड द्वारा सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया। इस वीडियो में अमेरिकी एयर स्ट्राइक द्वारा एक पुल के नीचे छिपे ईरानी मिसाइल लॉन्चर को सटीक निशाना बनाकर नष्ट करते हुए दिखाया गया। सेंटकॉम ने वीडियो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, ईरानी शासन अपने मिसाइल लॉन्चरों को छिपाने की कोशिश कर सकता है, लेकिन अमेरिकी सेना उनकी तलाश करना बंद नहीं करेगी। जब हम उन्हें ढूंढ लेंगे तो हम उन्हें नष्ट कर देंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने फ्लोरिडा के डोराल स्थित अपने गोल्फ क्लब से बोलते हुए कहा, मुझे लगता है कि युद्ध लगभग पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। ईरान के पास ना तो नौसेना है, ना संचार व्यवस्था और ना ही वायुसेना। उनकी मिसाइलें छिटपुट रूप से बची हुई हैं। उनके ड्रोन, यहाँ तक कि ड्रोन निर्माता कंपनियां भी हर जगह नष्ट हो रही हैं। वहीं ट्रंप की टिप्पणियों के बाद ईरान के अर्धसैनिक इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर के प्रवक्ता ने कहा कि संघर्ष कब समाप्त होगा यह ट्रंप नहीं बल्कि ईरान तय करेगा। संयुक्त राष्ट्र में भारत ने अफगानिस्तान की स्थिति को लेकर गंभीर चिंता जताते हुए वहां हुए पाकिस्तान की तरफ से हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पार्वर्थनेनी हरीश ने कहा है कि अफगानिस्तान की जमीन पर किए गए ये हवाई हमले अंतर्राष्ट्रीय कानून, संयुक्त राष्ट्र चार्टर और किसी भी देश की संप्रभुता के सिद्धांत का स्पष्ट उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र महासचिव की हालिया रिपोर्ट में सीमा पार सशक्त हिंसा से हुए नागरिक हताहतों पर गहरी चिंता व्यक्त की गई। भारत इस चिंता का समर्थन करता है और सभी पक्षों से अंतर्राष्ट्रीय कानून तथा मानवीय कानून के तहत अपनी जिम्मेदारियों का पालन करने की अपील करता है ताकि आम नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। भारत ने कहा कि पवित्र रमजान के महीने में हुए इन हमलों की बड़ी संख्या में निर्दोष नागरिक मारे गए हैं। संयुक्त राष्ट्र सहायता मिशन के अनुसार 6 मार्च 2026 तक 185 निर्दोष लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें लगभग 55% महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। इसके अलावा इन हमलों की वजह से 1 लाख से अधिक लोग विस्थापित हो चुके हैं। भारत ने इसे बेहद चिंताजनक बताते हुए कहा कि एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय कानून और इस्लामी एकजुटता की बात करना और दूसरी तरफ रमजान के दौरान निर्दोष लोगों पर हमले करना पूरी तरह पाखंड है।
ईरान और अमेरिका इजराइल के बीच उपजे तनाव के बाद दुनिया भर में गैस, पेट्रोल और डीजल की कमी देखी जा रही है। देशों के ईंधन भंडारों में कमी आई है। इस बीच भारत में भी गैस को लेकर किल्लत देखी जा रही है। इसलिए भारत सरकार ने किसी भी तरह की जमाखोरी और कालाबाजारी को रोकने के लिए आवश्यक सेवा रखरखाव अधिनियम या एस्मा लागू कर दिया है। इसके साथ ही आदेश दिया है कि रिफाइनरियां और पेट्रोकेमिकल प्लांट गैसों का इस्तेमाल अब पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट या दूसरे औद्योगिक कामों के लिए नहीं कर सकेंगे और इसे सीधे एलपीजी पूल में भेजेंगे। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 जरूरी वस्तुओं के उत्पादन, आपूर्ति और वितरण को नियंत्रित करता है। इस कानून के जरिए जमाखोरी और कालाबाजारी को रोककर कीमतों को काबू में रखा जाता है। इसके तहत सरकार स्टॉक सीमा तय कर सकता है। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत उल्लंघन करने पर अपराधी को 3 महीने से लेकर 7 साल तक की सजा, कैद, जुर्माना या दोनों सजाएं भी हो सकती हैं। यह कानून जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए सख्त सजा का प्रावधान है, जिसमें खाद्य पदार्थों से जुड़े अपराधों में कम से कम 3 महीने की अनिवार्य सजा हो सकती है। मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध संघर्ष के बीच इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन द्वारा घरेलू और कमर्शियल गैस की कीमत बढ़ाए जाने पर अब झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने खुलकर नाराजगी जाहिर की है। इस क्रम में उन्होंने केंद्र सरकार की विदेशी नीति पर सवाल उठाते हुए बढ़ती महंगाई और अमेरिका द्वारा भारत पर लगाए गए टैरिफ को लेकर भी गंभीर सवाल खड़े किए। केंद्र सरकार टोटली फ्लॉप हो गई है। इसकी विदेश नीति चौपट हो गई है और अभी तो गैस के दाम बढ़े हैं। आने वाले दिनों में पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे, डीजल के दाम बढ़ेंगे, महंगाई चरम पर होगा और देश तमाशा देखिए। मैंने कहा है कि जब ईरान का जो जलवायु जो जहाज आया, भारत सरकार ने उनको बुलाया। वो लोग आए थे ट्रेनिंग देने के लिए। हमारा तेल का सर्विसिंग वगैरह होता है, वो देने के लिए एक्सपर्ट लोग आए थे और भारत सीमा में मार देता है उनको। तो क्या होगा विदेश नीति जब अपने मेहमानों की हम रक्षा नहीं कर सकते? तो दाम तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। मैं तो कहूँगा कि आने वाले दिनों में बहुत बड़ा संकट देश में आने वाला है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को लोक भवन में हुई कैबिनेट बैठक में 27 से ज्यादा प्रस्तावों पर चर्चा और मंजूरी दी गई है। योगी कैबिनेट में परिवहन को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ग्रामीण इलाकों में परिवहन क्रांति लाने की तैयारी में जुटी हुई है। मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना 2026 के तहत प्रदेश के उन 12,200 से ज्यादा गांवों को पहली बार नियमित बस सेवा से जोड़ा जाएगा, जहां आज तक कोई सार्वजनिक परिवहन उपलब्ध नहीं है। राज्य में कुल लगभग 1 लाख गांव हैं, लेकिन इनमें से एक बड़ा हिस्सा मुख्य सड़कों, ब्लॉक या जिला मुख्यालय से कटा हुआ है। इस योजना से ग्रामीणों की रोजमर्रा की आवाजाही, शिक्षा, स्वास्थ्य और व्यापार में बड़ा बदलाव आएगा। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने बताया कि योजना को प्रभावी बनाने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों के साथ साथ निजी बस ऑपरेटरों को भी सक्रिय रूप से शामिल किया जाएगा। निजी संचालकों को ग्रामीण रूट्स पर बस चलाने के लिए विशेष परमिट छूट और प्रोत्साहन दिए जाएंगे, ताकि ज्यादा से ज्यादा बसें इन क्षेत्रों में चल सके। वहीं इस बैठक में जमीन की रजिस्ट्री के लिए खतौनी की जांच अनिवार्य करने, राज्य कर्मचारियों के निवेश संबंधी नियमों को सख्त करने जैसे बड़े फैसले लिए गए। कानपुर में ट्रांस गंगा सिटी के लिए 4 लेन पुल का निर्माण, उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा नियमावली में संशोधन और टेक्सटाइल एवं गारमेंटिंग पॉलिसी 2022 में संशोधन को मंजूरी दी गई। यह बैठक यूपी सरकार द्वारा भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने, पारदर्शिता बढ़ाने और राज्य में निवेश को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से की गई। उत्तर प्रदेश में उच्चतर न्यायिक सेवा नियमावली 1975 में संशोधन किया गया है। इसमें खास तौर से उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा में पदोन्नति हेतु श्रेष्ठता, सह ज्येष्ठता के आधार पर उपयुक्तता परीक्षा उत्तीर्ण करने पर सिविल जज सीनियर डिवीजन में से अभी तक जो कोटा उसका 65% था, उसको घटा के 50% कर दिया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत भागीदारी में किफायती आवास, एएचपी और किफायती किराया आवास घटकों के क्रियान्वयन दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। माननीय मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना 2026 आज जो है कैबिनेट से स्वीकृत हुआ है। हम लोग ये नई पॉलिसी लाए हैं कि
उत्तर प्रदेश के 59,163 गांवों में बस जाए, सभी गांवों में ऐसे ग्राम सभाएं हैं 59,163 पूरे उत्तर प्रदेश में ग्राम सभाएं हैं और हर ग्राम सभा में बस जाए। अभी तक 12,200 गांव में बस नहीं पहुंच रही थी। अब हम लोगों ने इस योजना के माध्यम से मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना 2026 के माध्यम से हर गांव में बस पहुंचाएंगे। महाराष्ट्र में अवैध बाइक टैक्सी के खिलाफ सरकार द्वारा की जा रही कार्यवाही को लेकर आज विधान परिषद में प्रश्न उठाया गया। इस दौरान सरकार की ओर से इस विषय पर विस्तृत जानकारी सदन के सामने रखी गई। सरकार ने स्पष्ट किया कि बाइक टैक्सी के लिए लाइसेंस केवल पर्यावरण अनुकूल इलेक्ट्रॉनिक दोपहिया वाहनों को ही दिया गया है। पेट्रोल से चलने वाली बाइक टैक्सी पूरी तरह से गैरकानूनी है। परिवहन विभाग द्वारा ऐसी अवैध बाइक टैक्सियों के खिलाफ लगातार दंडात्मक कार्यवाही की जा रही है। इसके तहत नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों पर जुर्माना लगाया जा रहा है। इसके साथ ही सरकार एक नई योजना पर भी काम कर रही है, जिसमें बाइक टैक्सी चलाने वाले चालकों के बजाय संबंधित कंपनियों के मालिकों के खिलाफ मामला दर्ज करने की कार्यवाही की जाएगी। सरकार का कहना है कि इससे अवैध रूप से बाइक टैक्सी चलाने वाले नेटवर्क पर प्रभावी तरीके से नियंत्रण लगाया जा सकेगा। झारखंड विधानसभा परिसर में आज सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष के कई विधायकों ने हाथ में पोस्टर लेकर दरवाजे पर ही नारेबाजी शुरू कर दी है। इस दौरान राज्य की पूर्व शिक्षा मंत्री एवं कोडरमा विधायक डॉक्टर नीरा यादव, भाजपा के मुख्य सचेतक नवीन जायसवाल, विधायक पूर्णिमा दास साहू सहित कई अन्य नेता भी राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते नजर आए। वहीं भाजपा के विधायकों ने पत्रकारों से बातचीत में हेमंत सरकार के विरुद्ध आरोपों की बौछार कर दी। जिस तरह से झारखंड राज्य में अफसरशाही हावी है, सत्ता पक्ष के भी विधायक ये बात अंदर खाने कर रहे हैं कि उनका कोई सुनने वाला नहीं है। चाहे सीओ हो, चाहे बीडीओ हो, चाहे थाना हो, डीएसपी हो, एसपी हो, डीसी हो, आज प्रशासन बेलगाम है, सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है, आम जनता बेहाल है। निश्चित तौर पर झारखंड में जिस तरह भ्रष्टाचार चरम पर है, बिना पैसे दिए कोई काम नहीं होता है, लोग परेशान, विधायक परेशान, लेकिन सरकार सोई हुई है और आम जनता को बेहाल हाल में छोड़ दी है। इसी को लेकर आज हम लोग बाहर में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अंदर में ये बात पूछेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आपने क्या ग्रीन सिग्नल दे रखा है कि विधायकों का, आम जनता का किसी को सुनना नहीं है, केवल लूटो और बांटो। ये स्थिति अगर है तो सदन के अंदर मुख्यमंत्री इस बात को स्पष्ट करें। झारखंड सरकार से पेंशन सहित अपनी अन्य मांगों को लेकर अड़े झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा के हजारों आंदोलनकारियों ने आज विधानसभा का घेराव किया है। इस दौरान राज्य के 24 जिलों में से आए उन आंदोलनकारियों में शामिल महिला, पुरुष एवं बुजुर्गों ने राजधानी रांची के धुरवा में सड़क पर प्रदर्शन करते हुए अनिश्चितकालीन धरना का आह्वान किया। इसी बीच उन्होंने एपीएन न्यूज से बातचीत में अपनी मांगों को लेकर राज्य सरकार से खुलकर जवाब भी मांगा है। के विधानसभा परिसर यानी धुरवा स्थित विधानसभा के बिल्कुल समीप है, जहां पर झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा द्वारा एक धरना प्रदर्शन किया गया है। जी हां, इस धरना प्रदर्शन का आह्वान किया गया है। झारखंड के कई जिलों से, खूंटी, सिसई, गुमला सहित कई जिलों से झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा के लाखों सदस्य यहाँ एकत्रित हुए हैं, जो कि अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं। इस धरने के पीछे आखिर उनकी मांग क्या है, ये हम उनसे जानेंगे, जो कि झारखंड सरकार के प्रति नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। धरना पे आप यहाँ पर आए, क्या बताइए? ये झारखंड के कर्ता धर्ता लोग हैं, ये झारखंड को अलग लड़ाई लड़ के अलग कराने वाले लोग हैं। आज इनकी स्थिति इतनी खराब है, इनकी आर्थिक स्थिति खराब है, इनकी पारिवारिक स्थिति खराब है, जिसके बदौलत आज ये झारखंड विधानसभा दिख रहा है।
ये झारखंड आंदोलनकारियों का देन। मांगे क्या है आप? हमारी मांग है कि इन आंदोलनकारियों को सम्मान पूर्वक पेंशन दिया जाए। जब मैया सम्मान योजना में 60 लाख महिलाओं को पेंशन मिल सकता है, तो चिन्हित आंदोलनकारियों 50,000 आंदोलनकारियों को भी पेंशन 50,000 मिलना चाहिए। ये होगा, इस अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन का क्या असर होता है झारखंड सरकार पर और सरकार क्या पहल करती है। फिलहाल यहाँ पर धरना प्रदर्शन पर बैठे लाखों लोगों को आप देख रहे होंगे, चारों तरफ यहाँ पर प्रशासन भी कड़ी निगरानी बनाए रखी हुई है, क्योंकि विधानसभा का सत्र भी चल रहा है आज। और ऐसे में ये धरना प्रदर्शन पर बैठे आंदोलनकारियों की मांगों पर क्या फैसला लिया जाता है, सरकार इस पर कितना तेजी से अपना पहल करती है, देखना ये होगा। फिलहाल हमारे सहयोगी दीपक के साथ KPN न्यूज से मैं तृप्ति रांची से, नमस्कार। एनसीईआरटी ने सार्वजनिक माफी मांगी है। ये माफी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी झेलने वाली एक किताब को लेकर था। इस किताब में जुडिशियल करप्शन पर एक चैप्टर था, जिसे लेकर शीर्ष कोर्ट ने आपत्ति जताई थी। एनसीईआरटी ने कहा कि पूरी टेक्स्ट बुक वापस ले ली है। क्लास 8 की सोशल साइंस टेक्स्ट बुक में कहा गया था कि करप्शन केसों का बहुत बड़ा बैकलॉग और जजों को सही संख्या की कमी जुडिशियल सिस्टम के सामने आने वाली चुनौतियों में से एक है। एनसीईआरटी ने कहा, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग ने हाल ही में एक सोशल साइंस टेक्स्ट बुक एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड ग्रेड 8 पार्ट 2 पब्लिश की है, जिसमें द रोल ऑफ जुडिशरी इन आवर सोसाइटी टाइटल वाला चैप्टर 4 था। इसमें आगे कहा गया, एनसीईआरटी के डायरेक्टर और सदस्य उस चैप्टर 4 के लिए बिना शर्त और बिना किसी शर्त के माफी मांगते हैं। पूरी किताब वापस ले ली गई है और अवेलेबल नहीं है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल एम पंचौली वाली 3 जजों की बेंच ने एनसीईआरटी की किताबों में जुडिशरी के बारे में आपत्तिजनक बयानों पर खुद से संज्ञान लिया था, जब सीनियर वकील कपिल सिब्बल और अभिषेक सिंघवी ने मामले को तुरंत विचार के लिए कहा था। सीजेआई कान ने एनसीईआरटी के क्लास 8 के सिलेबस में जुडिशियली करप्शन पर एक चैप्टर पर कड़ी आपत्ति जताई थी और कहा कि दुनिया में किसी को भी जुडिशरी को बदनाम करने और उसकी ईमानदारी पर दाग लगाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। देश में बढ़ रहे साइबर अपराधों के बीच मुंबई से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक बॉम्बे हाईकोर्ट के एक न्यायाधीश को क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड पॉइंट्स रिडीम कराने के नाम पर लगभग 6 लाख रुपए की ठगी का शिकार बनाया गया। पुलिस के अनुसार साइबर ठगों ने जज को फोन कर खुद को बैंक का अधिकारी बताया और कहा कि उनके क्रेडिट कार्ड पर जमा रिवॉर्ड पॉइंट्स को कैश में बदला जा सकता है। ठगों ने प्रोसेस पूरा करने के लिए एक लिंक भेजा और कुछ बैंकिंग डिटेल्स भी मांगे। जैसे ही पीड़ित ने लिंक पर जानकारी दर्ज की, उनके बैंक खाते से लगभग अलग अलग ट्रांजैक्शन के जरिए करीब 6 लाख रुपए निकाल लिए गए। घटना का पता लगने के तुरंत बाद साइबर क्राइम पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और लोगों से अपील की है कि किसी भी अनजान कॉल या लिंक पर अपनी बैंकिंग जानकारी साझा न करें, क्योंकि इस तरह के तरीकों से साइबर अपराधी लोगों को निशाना बना रहे हैं। मुंगेर से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जहां स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही उजागर हुई है। प्राथमिक उप स्वास्थ्य केंद्र के कर्मियों द्वारा ग्रामीणों को एक्सपायर्ड दवाएं बांट दी गई हैं। जब ग्रामीणों ने दवा की बोतल और पैकेट पर छपी एक्सपायरी डेट देखी तो हड़कंप मच गया। मामले की जानकारी मिलते ही स्वास्थ्य विभाग हरकत में आया। प्रभारी सिविल सर्जन ने जांच के लिए कमेटी गठित कर दी और संबंधित कर्मियों से स्पष्टीकरण मांगा गया है। दरअसल मामला मुंगेर के जमालपुर प्रखंड के हालिमपुर गौरीपुर में संचालित हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर यानी प्राथमिक उप स्वास्थ्य केंद्र का है, जहां स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा घर घर जाकर ग्रामीणों के बीच दवाओं का वितरण किया जा रहा है। लेकिन जब कुछ ग्रामीणों ने दवाओं के पैकेट और बोतल पर छपी तारीख देखी तो पता चला कि कई दवाओं की एक्सपायरी 6 से 12 महीने पहले खत्म हो चुकी है। ग्रामीणों का आरोप है कि स्वास्थ्य केंद्र की टीम बुखार, दर्द और संक्रमण की दवाएं बांट रही हैं, लेकिन यह नहीं बताया है कि दवाएं एक्सपायर्ड हैं। हालिमपुर के गौरीपुर निवासी मीरा कुमारी ने बताया कि दवा देते समय किसी भी तरह की जानकारी नहीं दी गई। वहीं प्रीति कुमारी ने कहा कि उन्हें लगा सरकारी अस्पताल से दवा मिल रही है, इसलिए वह सुरक्षित होंगे, लेकिन एक्सपायर्ड दवा बांटी गई। ग्रामीण श्वेता देवी का कहना है कि यह पहली बार नहीं है। करीब 2 साल पहले भी उप स्वास्थ्य केंद्र से एक्सपायर्ड दवाई दी गई थी।
जिसे खाने के बाद उनके बच्चे के शरीर पर दाने निकल आए और काफी परेशानी भी हुई। मामले के सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। मुंगेर के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर रमन ने बताया कि मीडिया के माध्यम से जानकारी मिलने के बाद मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच के लिए टीम गठित कर दी गई और संबंधित कर्मियों से स्पष्टीकरण मांगा गया। जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्यवाही की जाएगी। लखनऊ के मोहनलाल कोतवाली क्षेत्र के सिसैंडी कस्बे में सोमवार देर शाम डबल मर्डर की सनसनीखेज वारदात सामने आई, जहां एक घर के अंदर मां और उसके दिव्यांग बेटे की बेरहमी से हत्या कर दी गई, जिससे पूरे इलाके में दहशत का माहौल हो गया। जानकारी के मुताबिक हमलावरों ने महिला की पानी से भरे टब में डुबोकर हत्या कर दी, जबकि उसके दिव्यांग बेटे को भी मौत के घाट उतार दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण कर जांच भी शुरू कर दी। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। वहीं साक्ष्य जुटाने के लिए फॉरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया गया है। फिलहाल पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर हत्या के पीछे की वजह तलाशने में जुटी हुई है। नवी मुंबई के वाशी खाड़ी पुल पर एक युवती ने चलती ट्रेन से पानी में कूदकर जीवन समाप्त करने का प्रयास किया। सौभाग्य से उसके कंधे पर बैग होने के कारण वह पानी की सतह पर तैरती रही। उसी समय वहां मौजूद वाशी गांव के मछुआरे महेश सुतार और उनके साथियों की नजर उस पर पड़ी। उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना तुरंत पानी में उतरकर युवती को सुरक्षित बाहर निकाला। इसके बाद घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही वाशी पुलिस मौके पर पहुंची और युवती की पहचान करने की प्रक्रिया शुरू की। प्रारंभिक जांच में पता चला कि युवती चेंबूर की रहने वाली है। पुलिस मामले की आगे जांच कर रही है। घटना आज सुबह लगभग 8:30 बजे की बताई जा रही है। युवती ने बताया कि उसके प्रेमी ने बिना कोई कारण बताए उसे मोबाइल में ब्लॉक कर दिया था, जिससे वह दुखी होकर उसने यह कदम उठाया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।